अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के बालापुर इलाके से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक मामूली तनाज़ा खूनी अंजाम तक पहुंच गया। मरियम कॉलोनी में रहने वाले 29 साल के फहद बिन अब्दुल रहमान बलकशर को देर रात चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फहद अपने व्हीकल वॉशिंग सर्विस सेंटर चलाते थे और इलाके में लोग इन्हें एक मेहनती और मिलनसार नौजवान के तौर पर जानते। इनकी अचानक मौत ने इनके घर वाले और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया है। फहद शादीशुदा है और इनका एक छोटा बेटा भी है। पुलिस के मुताबिक फहद की पहचान सलाम बॉम और सैयद बॉम नाम के दो अफराद से एक लोकल जिम के जरिए हुई थी। तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनके दरमियान किसी बात को लेकर लगातार तनाजा चल रहा था। ये इख्तलाफ धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आखिरकार इसने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक इतवार के दिन ही तनाजा काफी गर्म हो गया था। इल्जाम है कि मुलजिमों में से एक शख्स फहद के घर के पास चाकू लेकर पहुंच गया था। उस वक्त माहौल काफी तनाव भरा था और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फहद के भाई ने फौरन बीच बचाव किया, दोनों तरफ के लोगों को समझाया और मामला उस वक्त के लिए ठंडा कर दिया। घर वालों को लगा कि शायद अब बात यहीं खत्म हो गई और आगे कोई नया झगड़ा नहीं होगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक रात गुजरने के बाद सुबह तकरीबन 2:30 बजे के करीब दोनों मुलजिमों ने फहद को फोन किया और कहा कि बाहर आकर बात करते हैं और तनाजा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फहद उनकी बातों पर भरोसा करके घर से बाहर निकल आए, लेकिन पुलिस का कहना है कि बातचीत के दौरान अचानक दोनों ने मिलकर फहद पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि फहद को कई जगह गहरी चोटें आई और यह खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। हमले के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गए। इलाके के लोग और घर वाले फौरन फहद को बचाने के लिए दौड़े और इन्हें जल्दी से हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जख्म बहुत गहरे होने की वजह से इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इस खबर के बाद इनके घर वालों में मायूसी छा गई और रिश्तेदार और दोस्त हॉस्पिटल पहुंच गए। बालापुर पुलिस को वाक़े की इत्तला मिलते ही टीम फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि इस केस की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है और मुलजिम को पकड़ने के लिए खास टीम तश्कील कर दी गई है। दोनों मुलजिम फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इनकी तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स कर रही है। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से लगता है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी और चल रहे तनाज़ा का नतीजा है। हालांकि असल वजह क्या थी और झगड़े की बुनियाद किस बात पर हुई, इस बारे में मज़ीद तहकीकात जारी है। पुलिस घर वालों के बयान भी रिकॉर्ड कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी चेक की जा रही है, ताकि मुलजिमों की मूवमेंट और वाक़े की पूरी तस्वीर सामने आ सके। ये वाक़े ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिया है कि छोटे छोटे तनाज़ा अगर वक्त पर सुलझा लिया ना जाए तो ये कितने संगीन जुर्म की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। एक मामूली इख्तिलाफ ने एक जवान जिंदगी छीन ली, एक बीवी का सहारा खत्म कर दिया और एक मासूम बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया। अब सबकी नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है और लोगों को इंतजार है कि फरार मुलजिमों को कब तक गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया जाता है। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और केस में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 2:22 को आए थे इधर, फिर बाद में मेरे को फ़ोन आया 2:45 बजे, तो मैं आया इधर, आके भतीजे को लेके गया दवाखाना वैसी, लेके जाओ बोले। वो बाम के बच्चे की गाड़ी थी, वो फैसल भाई के भाई का गाड़ी, लेके जाओ भाई, अहमद भाई लेके जाओ बोले, तो लेके चले गया। मैं बच्चे को मतलब देखने तो क्या हुआ क्या नहीं, जाओ खून भरा बोले। बाद में फिर घर वहाँ गए तो डेड हो गया बोले, खून बहुत बहेगा बोले। तो बाद मैं अब यहाँ आया, आके देखा तो यहाँ पूरा कैमरे में जब वो अंदर देख रहे थे, सईद बिन फैसल बाम का बच्चा जा रहा था, भाग रहा था। तो ये वजह होने की लड़ाई, ये लड़ाई क्या है, पहले से दोस्ताना था, मतलब हमारा भतीजा बिल्डर है, कोच हुआ था क्या? नहीं, एक दिन पहले हुआ था कि घर पे आके उन्हें चाकू ले लेके आया, बात कर तो बोले, तो हमारे उसका खलेरा भाई बोला नको भाई जाए, उन्हें नहीं है, पहले के बात याद करो आप, कैसे दोस्ताना था बोल के बोले। फिर उन्हें चले गया। अब हमारे भतीजे को बोले नको भाई देख बात कर ले क्या है, तो बात कर ले, तो तुम बीच में नको बोले। फिर दूसरे दिन आज ही बुलाए शायद उसको। ये मानने वालों का नाम क्या है? मानने वाले का नाम सईद बिन फैसल बाम। वीडियो भी है उसकी, और पुलिस वाले लेके गए, हमारे वीडियो लेने नहीं दिए, वो लेके गए। एरिया में हुआ मरियम कॉलोनी, बाकोबान फार्म हाउस के पीछे।
तो ऐसा लगता है कि तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी को मिलने का वक्त नहीं दे रही। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि हो सकता है रेवंत रेड्डी बिजी है। इस मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां AIMIM के सदर और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से एक अहम मुतालबा किया है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट को फौरन परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी PRC जारी करना चाहिए, ताकि गरीब और आम लोगों को डॉक्यूमेंट्स के मसाइल का सामना न करना पड़े और मुस्तकबिल में इनके नाम वोटर लिस्ट या दूसरे जरूरी रिकॉर्ड में महफूज रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के बहुत से गरीब लोगों के पास वो जरूरी डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगे जा रहे। इनका कहना था कि अगर हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि गरीब लोग डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल का शिकार है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत जमीनी हकीकत से दूर हो चुकी है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में 2 BJP के MPs यूनियन मिनिस्टर्स है। अगर वाकई लोगों की फिक्र है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को भी तस्दीक के लिए कबूल किया जाए। इन्होंने कहा कि जब आम लोगों के पास दूसरे वाले डॉक्यूमेंट मौजूद है तो फिर इन्हें डॉक्यूमेंटेशन की वजह से परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। AIMIM चीफ ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से सीधा मुतालबा करते हुए कहा कि फौरन परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जारी किए जाए। इनका कहना था कि अगर PRC दे दिया जाए तो बहुत से डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल खत्म हो सकते हैं और लोगों को मुस्तकबिल में भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओवैसी ने यह भी बताया कि ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि हज कैंप में एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद चीफ मिनिस्टर बहुत मसरूफ रहे, इसलिए ये दोबारा मुलाकात करके इस मसले को सीधा इनके सामने रखना चाहते हैं, CM के सामने, ताकि इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सके। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत को तनबीह करते हुए कहा है कि अगर आज इस मसले पर तवज्जो नहीं दी गई तो बाद में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद गरीब लोगों के नाम लिस्ट से हट जाएंगे, तो उस वक्त ये कहना कि कोई साजिश हुई थी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इनका कहना था कि अगर हुकूमत को वाकई किसी साजिश का खौफ है तो उसका बेहतरीन हल यह है कि फौरन PRC जारी किए जाए और लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंटेशन फराहम किए जाए। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी और क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं भाई परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट? क्या चीज है जो आपको रोक रही है? ये मैं डिप्टी CM को भी मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको, चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो MPs यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको। रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही, तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दीजिए और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहां पर पैदा हुआ तेलंगाना में, उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप दो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसको। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।